हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, टीसीएस एक ऐसा नाम है जो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोरियर कंपनीज में से एक। टीसीएस 42 साल पहले शुरू हुआ था और अब पाकिस्तान में टीसीएस के 1000 से ज्यादा सेंटर्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, हर कामयाब बिजनेस के पीछे एक कहानी होती है, एक स्ट्रगल की कहानी। इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी दो भाइयों की है। दोस्तों, ये 1983 का साल था। एक आदमी खालिद अवान पीआईए में काम करते थे। ये फ्लाइट इंजीनियर थे। इनकी उम्र 35 साल थी। खालिद वैसे तो पीआईए में काम कर रहे थे, लेकिन ये अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इनके जहन में कोई लॉजिस्टिक बिजनेस शुरू करने का प्लान था। खालिद के एक बड़े भाई भी थे, सादिक अवान। सादिक इनसे 23 साल बड़े थे। खालिद ने अपना आइडिया अपने बड़े भाई से शेयर किया और इन दोनों ने मिलकर कोरियर बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इन दोनों ने मशहूर इंटरनेशनल कोरियर कंपनी डीएचएल के साथ राब्ता किया और डीएचएल को प्रपोजल दिया कि ये मिलकर पाकिस्तान में एक कोरियर बिजनेस शुरू करते हैं। डीएचएल के साथ इनका मुआहदा हो गया और यूं 1983 में पाकिस्तान में टीसीएस कोरियर कंपनी शुरू हो गई। टीसीएस ने डीएचएल से एक डील भी कर ली थी कि जो पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल पार्सल्स भेजे जाएंगे, उस बिजनेस की 51% मालिक डीएचएल होगी और 49% मालिक टीसीएस होगी, जबकि पाकिस्तान में जो लोकल डिलीवरी बिजनेस होगा उसकी पूरी मालिक टीसीएस ही होगी। डीएचएल इनकी ये बात मान गई। इस तरह दोनों का फायदा था। डीएचएल को पाकिस्तान में भी ग्रो करने का मौका मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 के तहत पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी भी कंपनी का लेटर्स डिलीवर करना गैर कानूनी था, इल्लीगल था। लॉ में ये लफ्ज लेटर लिखा हुआ था, यानी पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई और कंपनी पाकिस्तान में लेटर्स डिलीवर नहीं कर सकती थी। अब इस वर्ड लेटर में क्या कुछ आता था, ये कानून में वाज़ेह नहीं था। टीसीएस अदालत चली गई। इन्होंने अदालत में कहा कि इनकी कंपनी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और मुल्क से बाहर इंटरनेशनल पार्सल्स भिजवाती है, इसीलिए इनको कारोबार करने की इजाजत दे दी जाए। दोस्तों, ये केस अदालत में ही चल रहा था। टीसीएस साथ साथ अपना बिजनेस कर रही थी, लेकिन इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने टीसीएस पर 10% जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया। टीसीएस के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही थी। इनको ये भी पता नहीं था कि आगे चलकर अदालत इनको कारोबार करने की परमिशन देगी कि नहीं, और अब इनको 10% टैक्स भी पे करना था। लेकिन ये दोनों भाई बड़ी मेहनत से टीसीएस को आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, 1985 में टीसीएस ने पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल का एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान के 4000 बैंक्स में कोरियर सर्विसेज अब टीसीएस के हाथ में आ गई थी। ये टीसीएस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इनका कारोबार तरक्की कर रहा था, लेकिन इसी दौरान इनकी अपनी फैमिली में एक मसला खड़ा हो गया। दोस्तों, सादिक अवान जो बड़े भाई थे, इनकी एज काफी हो गई थी। ये अब मजीद काम नहीं कर पा रहे थे। सादिक चाहते थे कि इनका बेटा सलीम इनकी जगह कारोबार संभाल ले, लेकिन सलीम को टीसीएस के कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खालिद अवान जो छोटे भाई थे, इनको लगा कि इस तरह से कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि सलीम को इस कारोबार में दिलचस्पी नहीं थी और जबरदस्ती कारोबार संभालने से टीसीएस को नुकसान पहुंच सकता है। और तभी इन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि हम बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। जो इंटरनेशनल कोरियर बिजनेस है वो आप संभाल लें। ये बिजनेस इनको ज्यादा मुनाफा दे रहा था, जबकि खालिद अवान पाकिस्तान का लोकल कोरियर बिजनेस संभाल लेंगे जो कम प्रॉफिट दे रहा था। इस तरह से फैमिली में कोई लड़ाई भी नहीं होगी और इनके बड़े भाई सादिक और इनका बेटा भी आराम से अपने हिस्से का कारोबार संभाल लेंगे। खालिद ने कम प्रॉफिट वाले बिजनेस का हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन इनके इस फैसले से इनकी फैमिली किसी लड़ाई से और किसी कॉन्फ्लिक्ट से बच गई। दोस्तों, 1990s में पाकिस्तान में लेपर्ड कोरियर सर्विस भी टीसीएस का मुकाबला करना शुरू हो गई। टीसीएस के बहुत इंपॉर्टेंट मुलाजमीन टीसीएस को छोड़कर लेपर्ड के पास जाना शुरू हो गए। खालिद अवान अब चाहते थे कि टीसीएस को संभालने वाला कोई ऐसा इंसान हो जो इस बिजनेस को आगे लेकर चले, और तभी इन्होंने अपने एक और बड़े भाई के बेटे नवीद अवान को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इनके ये वाले भाई फौत हो चुके थे, लेकिन खालिद चाहते थे कि इनका बेटा नवीद
टीसीएस के बिजनेस को आगे लेकर चले। इनको नवीद में बहुत पोटेंशियल नजर आता था। इन्होंने नवीद को बिजनेस का 10% हिस्सा भी दे दिया था, लेकिन आगे चलकर नवीद इस बिजनेस को नहीं संभाल सके और ये इस कंपनी से अलहदा हो गए थे। दोस्तों 2014 में खालिद अवान 70 साल के हो गए थे और अब इनको फिर से ये फिक्र हो रही थी कि इस बिजनेस को आगे लेकर कौन चलेगा। खालिद अवान के 2 बच्चे थे। इनका बेटा जो कनाडा में पढ़ रहा था वो दुबई में एक अकाउंटिंग फर्म में नौकरी कर रहा था। ये पाकिस्तान वापस आ गया था और टीसीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल था। लेकिन खालिद अवान की एक बेटी भी थी, सायरा अवान। खालिद चाहते थे कि अब सायरा इस बिजनेस को आगे लेकर चले। सायरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ की डिग्री हासिल की थी। ये लंदन में एक कॉर्पोरेट लॉयर थी। सायरा भी इस बिजनेस को संभालने के लिए तैयार थी। लेकिन दोस्तों यहाँ टीसीएस की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ जाता है। 2014 में खालिद अवान की मुलाकात एक आदमी मनान से हुई। मनान एक कामयाब बैंकर था। इसने खालिद अवान को टीसीएस के मुतालिक बहुत से आइडियाज दिए। मनान ने खालिद को यकीन दिलाया कि किस तरह टीसीएस एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी बन सकती है। खालिद अवान जब भी टीसीएस के लिए बैंक से लोन लेते थे तो इन्हें पर्सनल गारंटी देनी पड़ती थी, यानी अगर लोन वापस ना किया जाए तो इनको अपनी जाती दौलत से ये लोन अदा करना होगा। मनान ने इनको ये भी यकीन दिलाया कि खालिद अवान को आइंदा लोन लेने के लिए पर्सनल गारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। खालिद अवान को मनान के आइडियाज बहुत पसंद आए और इन्होंने मनान को टीसीएस का सीईओ बना दिया। दोस्तों सीईओ बनने के बाद मनान टीसीएस में बहुत जिद्दत लाना चाहते थे। इन्होंने कंपनी के लिए बहुत से नए लोगों को टीसीएस में हायर करना शुरू कर दिया और साथ साथ इन्होंने टीसीएस में 2 नई सर्विसेज भी शुरू की, टीसीएस हाजिर और ये वो। मनान ने अपने वादे के मुताबिक टीसीएस के कर्जों से खालिद अवान की पर्सनल गारंटी भी हटवा दी। दोस्तों शुरुआत में तो सब अच्छा लग रहा था, टीसीएस का रेवेन्यू भी बढ़ रहा था, लेकिन फिर टीसीएस में मसले पैदा होना शुरू हो गए। पहला मसला ये था कि हनान जो खुद पहले एक बैंकर था, इसने टीसीएस में बहुत से बैंकर्स को हायर कर लिया था। ये बहुत काबिल लोग थे, लेकिन इन्हें कोरियर कंपनी चलानी नहीं आती थी। टीसीएस कंपनी का कल्चर भी इनके आने से बहुत चेंज हो गया था। दूसरा इशू ये था कि मनान के कुछ आइडियाज कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे थे, जैसा कि टीसीएस हाजिर। ये एक डिलीवरी सर्विस थी जिसमें लोग टीसीएस के राइडर्स से कोई भी चीज मंगवा सकते थे, जैसे अपनी किसी करीबी दुकान से कोई शैम्पू या कोई खाने की चीज। मनान ने सोचा था कि टीसीएस के राइडर्स फारिग वक्त में साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये अच्छा आइडिया साबित नहीं हुआ। इसकी वजह से टीसीएस के राइडर्स का टाइम डिवाइड हो रहा था, इनकी कोरियर सर्विस पर असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से टीसीएस का कैश फ्लो भी मुतासिर हो रहा था और टीसीएस का नाम भी खराब हो रहा था। दोस्तों यहीं से टीसीएस के फाउंडर खालिद अवान और मनान में इख्तिलाफ पैदा होना शुरू हो गए। खास तौर पर खालिद अवान की बेटी सायरा अवान मनान के फैसलों से खुश नहीं थी और तभी मनान को टीसीएस छोड़ना पड़ा और खालिद अवान की बेटी सायरा अवान टीसीएस की सीईओ बन गईं। आज कुछ लोग मानते हैं कि मनान ने टीसीएस को काफी फायदा पहुंचाया और कई लोग मानते हैं कि मनान के फैसलों ने टीसीएस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बहरहाल ये थी टीसीएस की कहानी। अगर आप किसी और कंपनी की कहानी भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।